हेलो बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था? उससे पहले हमने देखा था डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या था? जिसके अंदर तुम्हारा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो रहा था, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा था फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। वो किसके थ्रू? एक वॉल के थ्रू या एक मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा था, है ना। फिर हमने पढ़ा था आपको ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या था? ऑस्मोसिस था कि तुम्हारा जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थे वो फ्लो कर रहे थे लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, है ना। कि वो प्रोसेस था ऑस्मोसिस कि लाइक जब भी तुम्हारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जब लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ जा रहे थे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसी को ही बोला था ऑस्मोसिस। फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या थी? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन थी जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे होल थे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को तो अलाउ कर रही थी अपने से जाने के लिए, पर सॉल्यूट मॉलिक्यूल को अपने से जाने नहीं दे रही थी। यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तो उसमें से पास हो पा रहे थे बट सॉल्यूट मॉलिक्यूल नहीं हो पा रहे थे। ये सब हमने देख लिया था। फिर हमने देखा था ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था? कि एक ऐसा प्रेशर जो सॉल्यूशन की साइड पे जब हम लगा रहे थे, जब हम सॉल्यूशन की साइड पे लगा रहे थे, है ना, जब भी सॉल्यूशन की साइड पे लगा रहे थे तो तुम्हारा ऑस्मोसिस रुक रहा था कि लाइक तुम्हारा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन जब रुक रही थी, है ना, या जब ऑस्मोसिस नहीं हो रहा था, जब प्रेशर लगाया था उसी प्रेशर को क्या बोला था? ऑस्मोटिक प्रेशर। द प्रेशर एट विच ऑस्मोसिस स्टॉप्स। ऐसा प्रेशर जिस पे ऑस्मोसिस रुक रही थी, तुम्हारे लिक्विड के मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट फ्लो नहीं कर रहे थे लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ जब ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया। ये भी पढ़ लिया था। फिर हमने एक्सप्रेशन देखी थी ऑस्मोटिक प्रेशर की थी, वो क्या थी? पाई इक्वल टू सी आर टी। पाई इज इक्वल टू सी आर टी थी। सी क्या था? तुम्हारा मोलैरिटी। आर था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी था टेम्परेचर। ये सब हम देख चुके थे, है ना। फिर हमने देखा था रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या था? ऑस्मोसिस में तो क्या हो रहा था, तुम्हारा जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थे वो लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ जा रहे थे, है ना। लेकिन जैसे ही हमने प्रेशर लगाया था, जब ऑस्मोसिस उस टाइम पे क्या हुआ था, जैसे ही हमने प्रेशर लगाया ऑस्मोसिस रुक गया। उसी प्रेशर को क्या बोला था? ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर के टाइम पे कोई फ्लो नहीं हो रहा था सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का, यानी कि लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन में नहीं जा रहे थे क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ऑस्मोसिस रुक गया था। अब फिर क्या हुआ था, जब हमने मान लो कि एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर तुम्हारा कोई फ्लो नहीं हो रहा, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया हुआ है ना। अब क्या हुआ, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर तो ऑलरेडी लग रहा है, हमने क्या करा और प्रेशर लगा दिया। जैसे ही और प्रेशर लगाया और दबाया इसको पिस्टन के थ्रू, तो क्या होगा, तुम्हारे मॉलिक्यूल होंगे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाएंगे। तो ये कैसा होगा? तुम्हारा रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था? लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन में जा रहे थे। रिवर्स ऑस्मोसिस में जैसे ही ज़्यादा प्रेशर लगाया तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाने लगा। ये सब हमने रिवर्स ऑस्मोसिस भी देख लिया था, ठीक है बच्चों। फिर आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? मान लो कि दो सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, उसी को क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में मान लो इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो इनको सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जैसे हम पढ़ चुके थे बच्चों। न्यूमेरिकल देखते हैं, तुम्हें और क्लियर होगा। देखो ये क्या बोल रहा है, 200 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब में होते हैं 1 ml। तो ये क्या बोल रहा है, 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। ये क्या बोल रहा है कि 200 ml एक्वा सॉल्यूशन में 1.26 ग्राम कोई प्रोटीन है, यानी कि सॉल्यूट हो गया, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। बोल रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सच अ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी दिस। ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है, कह रहा है मोलर मास निकालो। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पुट करते हैं। देखो पाई इक्वल टू सी आर टी, ठीक है। और आर क्या है? तुम्हारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये बार में क्या है तो उसको ही बार में पुट कर लेंगे। बार में क्या हो जाएगा? 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स कैल इनवर्स। टेम्परेचर की वन है 300 केल्विन। अब हमें क्या चाहिए? मोलर मास निकालना है। पाई भी मालूम है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वन है ना। अब हमें क्या चाहिए? मोलर मास। मोलर मास इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एन क्या होता है? गिवन मास अपन में मोलर मास, तो इधर से मोलर मास आ जाएगा। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या हुआ, ठीक है बच्चों। पाई हमें मालूम है, एन क्या होता है? गिवन मास अपन में मोलर मास, इनटू में वॉल्यूम, इनटू में आर, इनटू में टी। पाई की वैल्यू पुट करी, डब्ल्यू 1.26 है, वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करके पुट करा, आर पुट करा, टेम्परेचर पुट करा, इधर से हमारा मोलर मास आ गया अप्रॉक्स 6130 ग्राम मोल इनवर्स। बस तुम्हें क्या करना है? वैल्यू को समझना है कि कौन सी किस चीज़ के फॉर्मूले में पुट करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन। कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो पास्कल के अंदर, जो कि सॉल्यूशन एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 1.0 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास 185,000 इन 450 ml ऑफ वाटर 37 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो पास्कल में। जब सॉल्यूशन के अंदर 1 ग्राम तुमने कोई पॉलीमर डाल दिया हो जिसका मोलर मास इतना हो, उसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, 450 ml। ठीक है बच्चों, कुल मिला के ना ये क्या बोल रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है। ठीक है, और हमें गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मालूम है 1.0 ग्राम दिया है इसने, उसका मोलर मास भी दिया है, वॉल्यूम लीटर में कितना हो जाएगा 1000। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब टेम्परेचर इसने दिया है सेल्सियस में, केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इक्वल टू CRT। सी हमें आर हमें गिवन है, टी हमें गिवन है। ATM में पूछा है तो पास्कल में पूछा है तो पास्कल वाला आर की वैल्यू पुट करो, किलो पास्कल में होगा, इसको पास्कल में कन्वर्ट करो, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके आर की वैल्यू पुट करो। अब एन और वी चाहिए। एन क्या होता है, गिवन मास अपन में मोलर मास, इनटू में वी। गिवन मास कितना है तुम्हारा 1, मोलर मास 185,000। ठीक है बच्चों, और आर की वैल्यू हमें मालूम है, वॉल्यूम लीटर में कन्वर्ट करके रख दिया, इधर से आ जाएगा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। कुछ भी नहीं करना बच्चों, बस तुम्हें वैल्यू की पहचान करनी है, कौन सी किस चीज़ की है, गिवन मास कौन सा है, मोलर मास कौन सा है, टेम्परेचर क्या है, मतलब ये सब चीज़ों का पहचान करना है। आर की वैल्यू तुम्हें मालूम होनी चाहिए, पुट करो, आंसर तुम्हारा फटाक से आ जाएगा। अच्छा बच्चों, इसके बाद जो हमारा एक अगला टॉपिक आता है मिसलेनियस टॉपिक, वो क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जिसके अंदर तुम्हारा सॉल्वेंट सॉलिड हो, सॉल्यूट तुम्हारा गैस लिक्विड सॉलिड कुछ भी हो सकता है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि जब मान लो सॉल्यूट भी तुम्हारा सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, यानी कि सॉलिड के अंदर सॉलिड ही डाला, तो उस केस में ना दो तरह के सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं। उन दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो कैसे, कि मान लो कि एक तुम्हारा के बीकर है, इसके अंदर ऑलरेडी सॉलिड के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, अब मान लो तुम्हारा आया कोई सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल आया जिसका साइज़ इसके बराबर है। जैसे ही वो आया कि मान लो इनकेस उसने क्या करा, इसको रिप्लेस कर दिया, खुद इसकी जगह पे आके बैठ गया, यानी कि इसको बाहर भगा दिया, खुद आके बैठ गया। तो ऐसे जो सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं उनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्वेंट का सॉलिड मॉलिक्यूल आएगा जो कि इसके साइज़ के बराबर होगा, आके खुद इसकी जगह पे आके बैठ जाएगा, इसको रिप्लेस कर देगा। तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है रिप्लेसमेंट। इसकी डेफिनेशन देख लो, व्हेन सॉल्यूट सॉलिड मॉलिक्यूल एडिड इन सॉल्वेंट सॉलिड मॉलिक्यूल देन सॉलिड मॉलिक्यूल रिप्लेसेस सॉल्वेंट सॉलिड मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब इसके अंदर भी देखते हो, मान लो ऑलरेडी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल बैठे थे, आया सॉल्यूट का मॉलिक्यूल जो कि इसके साइज़ के बराबर का ही है, आके खुद बैठ गया, इसको भगा दिया। कि मतलब एक की जगह दूसरे, मान लो दो मोटे मोटे इंसान है, एक आके बैठ गया, दूसरे को भगा दिया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, जिसके अंदर रिप्लेसमेंट हो जाता है एक सॉलिड का दूसरे के थ्रू, है ना। और ये कब कौन से केस में होता है, जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, उस केस में होता है। एग्जांपल है इसका ब्रास ब्रॉन्ज। ठीक है, फिर आता है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। अब कई बार मान लो क्या होता है कि ना, जैसे कोई सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, सॉलिड मॉलिक्यूल है, बहुत ज़्यादा साइज़ में छोटा होता है, जो तो कहाँ के बैठ जाता है, जो इनके बीच का साइज़ होता है ना, इन्हें बड़े बड़े सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच का साइज़ इसके आके बैठ जाता है, इसके गैप में जो आके बैठ जाता है, बीच में आके बैठ जाता है। ऐसे सॉलिड सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। देखो जैसे मान लो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूल हमारा बहुत छोटा है, आके आया बीच में, इसके एरिया के बीच में बैठ गया, इस गैप के बीच में बैठ गया, इस गैप को वॉइड भी बोलते हैं, इसके बीच में आके बैठ गया। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। डेफिनेशन देख लो, व्हेन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर स्मॉलर एंड एंटर इन द वॉइड्स और गैप ऑफ सॉल्वेंट सॉलिड मॉलिक्यूल्स, उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। और इसके अंदर क्या होता है, जो सॉल्यूट के सॉलिड मॉलिक्यूल होते हैं वो छोटे होते हैं सॉल्वेंट के, तभी आके इस गैप में आके बैठ जाते हैं। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं तुम्हारी। ये क्या बोल रहा है, सपोज अ सॉलिड सॉल्यूशन इज़ फाउंड बिटवीन टू सब्सटेंसेस। ये क्या बोल रहा है कि एक मान लो सॉलिड सॉल्यूशन है, दो सॉलिड सब्सटेंस के बीच में बन रहा है। कह रहे हैं जिसके अंदर एक के पार्टिकल तो बड़े हैं और एक के छोटे हैं, और ये पूछा व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन होगा। कह रहा है एक के पार्टिकल बड़े हैं, एक के छोटे हैं, तो छोटे वाले पार्टिकल उनके बड़े वालों के बीच में आके बैठ जाएंगे। तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। अब बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख लेते हैं। हालांकि ये 11th का टॉपिक है, 4th और 5th चैप्टर में आता है,
बट एक बार जल्दी से ब्रीफली इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि थोड़े बहुत क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। देखो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होती है, जो कि दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होती है, जो भी दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स होता है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट रहते हैं, बंधे रहते हैं, उसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये किस किस तरह की होती है, पोलर पोलर इंटरेक्शन, यानी कि जब दो मॉलिक्यूल पोलर हो, दो पोलर पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो उसको बोलते हैं पोलर पोलर इंटरेक्शन, या इसको बोल देते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, कौन सी इंटरेक्शन, पोलर पोलर इंटरेक्शन। अब पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, जिनके जिनके एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है उन्हीं को बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। मान लो HCl है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, H की कम है, तो क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाएंगे, इस पे इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिमिलरली कार्बन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस पे इसलिए आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। कुल मिला के पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जिसके एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो, और जब दो पोलर मॉलिक्यूल आपस में मिलकर इंटरेक्शन करेंगे उसी को बोलेंगे पोलर पोलर इंटरेक्शन या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। फिर आता है तुम्हारा नॉन पोलर इंटरेक्शन, या इसको बोलते हैं लंडन या डिस्पर्सन इंटरेक्शन भी बोलते हैं। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके बीच में या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना हो या बहुत ज़्यादा ना के बराबर हो। ठीक है बच्चों, अब जैसे Cl है, इन दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी होगी, इसलिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में भी इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होता, तो इसलिए जितने भी एल्केन टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं ना वो भी नॉन पोलर होते हैं। Br2 भी तुम्हारा नॉन पोलर हो गया। नॉन पोलर का दूसरा नाम क्या है, लंडन और डिस्पर्शन इंटरेक्शन। आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, जब तुम्हारा एक मॉलिक्यूल के पास तो हाइड्रोजन हो और दूसरे के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो विद लोन पेयर, तो उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। देख लो क्या लिखा है, फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वन मॉलिक्यूल शुड हैव हाइड्रोजन एंड अदर मॉलिक्यूल शुड हैव लोन पेयर ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो हाइड्रोजन और जो लोन पेयर के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक का हाइड्रोजन दूसरे का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का लोन पेयर, इसके बीच में जो बॉन्डिंग है उसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। इसको डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग या पोलर पोलर बॉन्डिंग बोल देते हैं। जैसे मान लो वाटर का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के लोन पेयर इधर बैठे हैं, इधर से दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है जिसका हाइड्रोजन इसके लोन पेयर से आके टच हो गया, तो इधर से क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक हाइड्रोजन और एक लोन पेयर के बीच में तुम्हारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यानी कि एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास लोन पेयर हो, दूसरे के पास हाइड्रोजन हो, तुम्हारी बॉन्डिंग हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की। इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सा है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर होते हैं पोलर पोलर मॉलिक्यूल, फिर होते हैं पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, फिर होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड जब भी दो मॉलिक्यूल बनाएंगे वो सबसे स्ट्रॉन्ग होंगे, उससे कम दो पोलर मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाएंगे उससे कम स्ट्रॉन्गर होंगे। इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा बच्चों, NCERT के तुम्हारे 3-4 क्वेश्चन है, जल्दी से उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये कह रहा है टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बताओ इनके बीच में, N-हेक्सेन N-ऑक्टेन के बीच में। हेक्सेन क्या होता है, फॉर्मूला तुम्हारा C6H8, N-ऑक्टेन होता है C8H10। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इतना नहीं है तो नॉन पोलर इंटरेक्शन, इसको लेके लंडन फोर्सेस। ऐसे ही I2 और CCl4, I2 के बीच में सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इसलिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। CCl4 भी नॉन पोलर होगा क्योंकि मान लो जैसे इधर से एक Cl इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इधर से दूसरा खींच रहा है, इधर से ये वाला खींच रहा है, इधर से ये वाला, तो इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएंगे, तो इसलिए इसके अंदर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम रहेगी, तो ये भी नॉन पोलर। ये इंटरेक्शन कैसी होगी, नॉन पोलर, ये इसको लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस भी बोल देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद तुम्हारा एक अगला मॉलिक्यूल आता है NaClO4 एसीटोन। एसीटोन का तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। अब C और O के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, तो एक ऐसा मॉलिक्यूल हो गया पोलर। जो NaClO4 होता है ना, जैसे ही एसीटोन के अंदर डालते हैं तो ये टूट जाता है आयन में, Na पॉजिटिव और ClO4 नेगेटिव। अब देखो Na पॉजिटिव क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास आके बैठ जाएगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास आके इंटरेक्शन करेगा, तो ऐसे इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन या आयन पोलर इंटरेक्शन। ये पोलर मॉलिक्यूल है और ये आयन है, तो इसको आयन पोलर इंटरेक्शन या आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोल देते हैं। अगले मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला मॉलिक्यूल है तुम्हारा मिथेनॉल एंड एसीटोन। मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, एसीटोन का होता है CH3CO डबल बॉन्ड H। C और O के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, पोलर मॉलिक्यूल, ये भी पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल तो डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखो एसीटोन नाइट्रल कार्बन नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, तो इसलिए पोलर मॉलिक्यूल। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, तो ये भी पोलर मॉलिक्यूल। तो इंटरेक्शन कैसे हो जाएगी, पोलर या डाइपोल। पोलर नॉन पोलर की पहचान कैसे करोगे, मान लो कि तुम्हारे पूरे मॉलिक्यूल में कहीं भी तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जैसा दिख रहा है,
तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर मॉलिक्यूल। और मान लो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है तो कैसा मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अच्छा अब ये बोल रहे हैं अगला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इन ऑक्टेन। बोल रहे हैं कि 4 मॉलिक्यूल हैं, जब इन्हें ऑक्टेन में डालेंगे तो इनकी तुम सोल्यूबिलिटी बताओ कि सोल्यूबल होंगे नहीं होंगे। ऑक्टेन क्या होता है, C8H18। कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इतना ज़्यादा खास नहीं होता, तो इसलिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तुम्हें याद है कि हमने जब लिक्विड के अंदर सॉलिड डाल रहे थे तो हमने बात करा था कि सोल्यूबल वही होंगे जब तुम्हारा सॉलिड भी पोलर होगा और तुम्हारा सॉल्वेंट भी पोलर होगा, कि लाइक सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पोलर पोलर होंगे तो सोल्यूबल हो जाएगा, और तुम्हारे सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों नॉन पोलर होंगे तब भी सोल्यूबल हो जाएगा। लेकिन मान लो एक पोलर है एक नॉन पोलर है तो सोल्यूबल नहीं होगा, ये सब ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। अब देखो ये नॉन पोलर है तो इसके अंदर सोल्यूबल कौन होगा, जो नॉन पोलर होगा। अब इसमें से नॉन पोलर कौन है, साइक्लोहेक्सेन C6H8, तो ये नॉन पोलर, तो ये सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होगा। अब देखो ये बाकी तीनों पोलर हैं, CH3OH पोलर है, CH3CN पोलर है, KCl पोलर है। अब देखो जो सबसे ज़्यादा कम पोलर होगा वो नॉन पोलर में उतना ज़्यादा सोल्यूबल होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमें देखना है कि इनमें से सबसे कम पोलर कौन है। सबसे कम पोलर होगा CH3CN, क्योंकि CN के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इतनी नहीं होती, तो नॉन पोलर के अंदर उससे ज़्यादा ये सोल्यूबल होगा। फिर बारी आएगी CH3OH की, क्योंकि ये CH3CN से कम पोलर होता है। फिर बारी आएगी KCl की, KCl बहुत ज़्यादा पोलर होता है तो इसलिए नॉन पोलर ऑक्टेन के अंदर बहुत कम सोल्यूबल होगा। ये बहुत ज़्यादा पोलर क्यों होता है, क्योंकि ना आयन होता है इस पर, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है इसलिए आयन बन जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पोलर होता है तो ऑक्टेन के अंदर बहुत कम सोल्यूबल होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं कि अमॉन्ग द कंपाउंड टेल विच आर हाईली सोल्यूबल, पार्शियल सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इन वाटर। ये बोल रहे हैं कि पानी के अंदर इनमें से कौन सा कंपाउंड सोल्यूबल होगा, कौन सा कंपाउंड अच्छे से घुल जाएगा, कौन सा कम सोल्यूबल होगा और कौन सा ज़्यादा सोल्यूबल होगा। ठीक है, इन पानी के अंदर पूछ रहे हैं, पानी पोलर मॉलिक्यूल है। अब देखो फिनोल C6H5OH पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके अंदर C6H5 ये भी ग्रुप भी है, ये कैसा ग्रुप है, नॉन पोलर, तो इसलिए ये फिनोल पानी के अंदर कैसा सोल्यूबल होगा, पार्शियली सोल्यूबल। अब बात करते हैं टोलिन की। टोलिन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5CH3। इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होता, तो इसलिए फिर से नॉन पोलर और ये इनसोल्यूबल होगा, क्योंकि पानी पोलर है और ये नॉन पोलर है, और पोलर नॉन पोलर में सोल्यूबिलिटी नहीं होगी, पोलर पोलर होते तो सोल्यूबिलिटी होती। फिर अगला देखते हैं, फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड OH, कार्बन और ऑक्सीजन, अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, पोलर मॉलिक्यूल हाईली सोल्यूबल। इथाइलिन ग्लाइकोल, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, पोलर मॉलिक्यूल हाईली सोल्यूबल। क्लोरोफॉर्म, कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, तो ये कैसा होगा, पोलर मॉलिक्यूल, तो फिर से सोल्यूबल। पेंटानॉल C5H11OH, C और OH के बीच में तो जो बॉन्डिंग होगी वो कैसा होगा, पोलर, बट C5H11 कैसा पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट है थोड़ा, तो इसके बीच में थोड़ा सा नॉन पोलर पार्ट है, थोड़ा सा पोलर पार्ट है। वैसे ओवरऑल मॉलिक्यूल पोलर होगा तो इसलिए पार्शियली सोल्यूबल होगा, क्योंकि C5H11 थोड़ा पोलरिटी को डिस्टर्ब करेगा क्योंकि नॉन पोलर है ना। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं व्हाट रोल डज मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। ये बोल रहे हैं कि अल्कोहल और पानी को जब मिक्स करा तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अल्कोहल के बीच में, मतलब अल्कोहल तुम्हारा होता है इथेनॉल C2H5OH, इसका ऑक्सीजन है, इसके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। पानी के पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, दूसरे वाले मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन है, तो इसके बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले दोनों में बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, अब मिक्स कर दिया, कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी। क्यों, मतलब क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, बीच में आके फंसेंगे एक दूसरे के, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होगी, वीक होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो गई यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था, वेपर प्रेशर के। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुई तो वेपर प्रेशर बढ़ गया, वेपर प्रेशर बढ़ गया ना, तो राउट्स लॉ में कैसी डेविएशन आएगी, जब वेपर प्रेशर बढ़ा था तो पॉजिटिव डेविएशन आ रही थी ना, तो इसलिए पॉजिटिव डेविएशन राउट लॉ में फॉलो करेगा। मतलब जस्ट कहने की बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, राउट लॉ पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। बच्चों प्लीज़ आप लोग इनको ध्यान से पढ़ लेना, और समझ तभी आएगा सिर्फ और सिर्फ जब तुम मेहनत करोगे। मैं तो पढ़ाता रहूँगा, जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो ऐसे नहीं समझ आएगा। तो प्लीज़ बच्चों थोड़ा टाइम निकाल के, अगर मतलब किसी भी तरह प्लीज़ पढ़ते रहो। एक दिन में हमारा नेक्स्ट लेक्चर में वेंटो फैक्ट्री के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा,
उसके बाद रिवीजन वगैरह कर लेंगे 2-3 दिन। तो प्लीज़ बच्चों जो भी डाउट हो पूछ लो प्लीज़, ठीक है। प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट या कुछ भी कॉल वगैरह कर लेना, बट प्लीज़ आप लोग पढ़ लो और कोई भी डाउट होता है तो पूछ लेना। थैंक यू सो मच।